जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद भारत को अनेक चुनौतियों का सामना करना था। हमारी शिक्षा ग्रोथ रेट उस समय लगभग 17-18% है और इस स्थिति में जब किसी देश का इतना बड़ा हिस्सा जो अशिक्षित है और वहाँ नए संविधान को लागू कर, नए कानूनों को लागू कर समाज में सबका कल्याण करना, सबके बीच समानता लाना एक बहुत बड़ी बात थी। 1944 में सप्रू समिति का गठन किया गया, जिसने 1945 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में उसने यह सुझाव दिया कि संविधान में एक न्यायोचित वर्ग को रखा जाए और एक गैर न्यायोचित वर्ग को रखा जाए। न्यायोचित कहने का अर्थ है कि वैसे अधिकार जिसे प्राप्त करने के लिए आप न्यायालय का शरण ले सकते हैं, और गैर न्यायोचित का अर्थ यह हुआ कि वैसे अधिकार जिसे प्राप्त करने के लिए आप न्यायालय का शरण नहीं ले सकते हैं। आप न्यायालय जा करके न्यायालय से आदेश नहीं निकलवा सकते हैं कि इस चीज़ को लागू ही किया जाए। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं उस संविधान का भाग 4 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है और आयरलैंड के संविधान में स्पेन के संविधान से ग्रहण किया गया है। देखिए, ऐसा नहीं है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लगभग पूर्णतः आप दूसरे देश से ग्रहण करने की बात कहेंगे। आप देखेंगे कि 1935 का भारत शासन अधिनियम था, जिसमें अनुदेशों की दस्तावेज की वर्णन की गई थी, तो वही अनुदेशों का दस्तावेज हूबहू राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में संविधान में दर्ज है। आप देखेंगे कि ये गैर न्यायोचित है। कहने का अर्थ यह हुआ कि न्यायालय में इस चीज़ को लागू करने के लिए आप नहीं जा सकते हैं। देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए यह एक व्यापक प्रतिनिधित्व करती है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। इसकी दशा और दिशा को देखते हुए इसे 3 भागों में बांटा गया है। ऐसा संविधान में वर्णित नहीं है कि इसे इस भागों में रखा गया है, इन आर्टिकल्स को इन भागों में रखा गया है या उन आर्टिकल्स को उन भागों में रखा गया है, लेकिन इन आर्टिकल्स को, इन अनुच्छेदों को पढ़ने से आपको यह स्पष्ट लगता है कि इन अनुच्छेदों के द्वारा समाजवादी, गांधीवादी या उदार बुद्धिजीवी सिद्धांत की प्राप्ति के लिए इसका वर्णन किया गया है। आज इसकी व्यापक चर्चा हम करने जा रहे हैं। आप सभी विद्यार्थियों का मैं अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, और उनसे रिलेटेड जितनी भी योजनाएं, वो भारत सरकार की हो या बिहार सरकार की हो, जो चल रही हो उस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, उन सबों की चर्चा आज हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं संविधान का भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसे DPSP भी बोला जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका जो वर्णन है वो आर्टिकल 36 से 51 में है। ठीक है, तो इसकी पूरी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। तो चलिए आर्टिकल 36 को देखते हैं। आर्टिकल 36 में इसकी राज्य की परिभाषा दिया गया है, जो आप देखेंगे कि भाग 3 में आर्टिकल 13 में दिया गया है, और आर्टिकल 37 जो है यह वर्णन करता है कि इसके उपबंधों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। तो आर्टिकल 36 परिभाषा और आर्टिकल 37 न्यायालय में, मतलब ये वाद योग्य नहीं है। जैसे मौलिक अधिकार का अगर हनन होगा आपका, तो आप उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय जा करके इसे लागू करवाने के लिए आप न्यायालय से आदेश पारित करवा सकते हैं। लेकिन
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करवाने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा कि यह वाद योग नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल 38 से। अनुच्छेद 38 को देखते हैं। अनुच्छेद 38 ये कहता है कि राज्य लोक कल्याण मतलब कि लोगों के कल्याण की अभिवृद्धि हेतु सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। मतलब इस अनुच्छेद से समाज में एक माहौल का निर्माण हो रहा है, एक व्यवस्था का निर्माण हो रहा है कि लोक कल्याण मतलब लोगों के कल्याण के लिए और उनकी अभिवृद्धि हेतु सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। इट मीन्स समाज में जो फैले हुए जाति प्रथा है उसके खिलाफ ये आर्टिकल्स है। समाज में शिक्षा के अधिकारों को देने के खिलाफ ये आर्टिकल्स है। समाज में आय का संकेंद्रण न हो, लोगों के पास काम की मुहैया कराया जाए, उसके प्रति यह आर्टिकल्स है, ताकि जो असमानता है, जो जाति व्यवस्था है, उसको समाप्त किया जा सके। देखेंगे कहा जाता है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को प्राप्त हो। मतलब कि जो आर्थिक है, सामाजिक है, राजनीतिक न्याय है, वो संस्था को भी प्राप्त हो और लोगों को भी प्राप्त हो, किसी के साथ जायज़ती ना हो। इस आर्टिकल से आप देखेंगे कि भारत की प्रस्तावना में जो लोकतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया गया है उसी को फिर यहाँ स्थापित किया जा रहा है। जैसे कि आप भारत की प्रस्तावना को पढ़ेंगे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय विचार आ गया ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की भी बात हो रही है यहाँ पे। न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को प्राप्त हो। वहीं राज्य आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा तथा विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले तथा विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों समूहों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसर की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करेगा। फिर आप आइए प्रस्तावना के अगले चरण में, जो कहा जाता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, तो अवसर की असमानता को समाप्त कर रहा है। तो प्रस्तावना के तहत और इस आर्टिकल के तहत समाज में व्यवस्था का निर्माण हो रहा है जिससे इन सभी असमानताओं को खत्म किया जाए। आइए आर्टिकल 39 को देखते हैं। अनुच्छेद 39 को देखते हैं। यह अनुच्छेद समाजवादी सिद्धांत को स्थापित करने का प्रयास करता है। इस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य अपनी नीति इस प्रकार संचालित करेगा कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। मतलब समाज में पुरुष को भी और महिलाओं को भी जब जीविका उपार्जन करने की स्थिति आए तो उस समय साधन प्राप्त करने का समान अधिकार हो। यह आप देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 में भी इस चीज़ को स्थापित किया गया है, जीविका उपार्जन करने के अधिकार को। उसके बाद यह व्यवस्था करता है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन का उत्पादन और संकेंद्रण अधिक न हो। मतलब कि जो धन का संकेंद्रण कर लेते हैं, किसी भी उत्पादन की वस्तु जो लोकहित के लिए है, लोक कल्याण के लिए है, तो उसकी संकेंद्रण शुरू हो जाती है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है। तो इस चीज़ को भी राज्य खत्म करने का प्रयास कर रहा है। उसके बाद इसमें वर्णित है कि पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। मतलब कि अगर जो कोई भी लोग समान कार्य कर रहे हैं
तो उसको समान वेतन मिले। जैसे कि किसी स्कूल में मैथ के टीचर पुरुष हैं और मैथ की टीचर महिला है, तो उन दोनों मैथ के टीचर को समान वेतन का प्रावधान किया जाना चाहिए, यह राज्य को निर्देश दिया जा रहा है। उसके बाद ये देखिए, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की अवस्था का दुरुपयोग नहीं हो। मतलब कि अगर कोई कारखाना है, अगर उस कारखाना में काम करने के लिए वहाँ के स्थानीय लोग जा रहे हैं, या वो पुरुष हो या वो महिला हो, तो उनकी स्वास्थ्य की पूरी देखभाल की और उनके शक्ति का दुरुपयोग न हो, उस पर भी राज्य कदम उठाएगा, तथा उस कारखानाओं में बालकों की अवस्था का दुरुपयोग नहीं हो। वैसे तो बालक का कारखाना में काम करने पर प्रतिबंध है, आर्टिकल 23-24 में आप देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार में। अब अगला है कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधा प्राप्त हो। कहने का अर्थ है कि बालक जो अबोध हैं और उनके अंदर सर्वांगीण विकास कब होगा, जब उन्हें स्वस्थ वातावरण मिले। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए आर्टिकल 39 में इस चीज़ का वर्णन किया गया है। उसके आगे ही इस चीज़ को लागू करने के लिए भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण एवं उनकी रोजगार संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्टेप योजना की शुरुआत की है। स्टेप योजना सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, यह भारत सरकार द्वारा चालू की गई है। वहीं गरीब महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं उन्हें सूक्ष्म वित्तीय सेवाएं प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय महिला कोष प्रारंभ किया गया है। इसको भी आप नोट कर लेंगे। 39A यह भी समाजवादी सिद्धांत को स्थापित करता है, जिसमें यह वर्णित किया गया है अनुच्छेद 39A में कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता सबको प्राप्त हो। वो गरीब हो, अगर उसे समाज में या किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता की आवश्यकता होगी तो उसे निःशुल्क सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस आर्टिकल्स को 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया और इसे स्थापित करने के लिए अप्रैल 2017 से भारत सरकार ने 3 प्रकार की योजनाएं चलाई है। पहली योजना प्रो बोनो लीगल सर्विस। यह प्रो बोनो लीगल सर्विस यह एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है जो वकीलों को स्वैच्छिक रूप से इस माध्यम के साथ जोड़कर वंचित वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कराता है। तो वहीं दूसरा टेली लॉ सर्विस सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब और कमज़ोर लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कराएगा। इस योजना में कॉमन सर्विस सेंटर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वकीलों द्वारा मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त की जाती है। और तीसरा न्याय मित्र। न्याय मित्र का काम यह है कि जो भी लंबित मामला है, जो पड़े हुए हैं, उनका निपटारण न्याय मित्र के द्वारा की जाएगी। यह आर्टिकल 39A में वर्णित है। आप इसे याद रखेंगे कि इसे 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया है। आइए आर्टिकल 40 की चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 40 यह एक गांधीवादी सिद्धांत को स्थापित करता है और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। यह राज्य को स्वशासन संस्थाओं के रूप में स्थानीय शासन स्थापना करने का अधिकार देता है। अर्थात जो समाज में नीचे के पायदान पर जो शासन होगा वो पंचायत के रूप में होगा, पंचायत के द्वारा होगा। भारत सरकार द्वारा इसे 73वें तथा 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा स्थानीय निकायों की स्थापना के रूप में स्थापित किया गया। इस चीज़ को और अच्छे से लागू करने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना चालू की गई, जिसमें ग्राम सभाओं को सशक्त करने एवं स्थानीय निकायों को और अधिक शक्तियों का हस्तांतरण करने, इन्हें मजबूत करने का प्रयास किया गया है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के तहत ग्राम सभाओं को सशक्त करना है तथा स्थानीय निकायों को और अधिक शक्तियों का हस्तांतरण करने
एवं मजबूत करने का प्रयास किया गया है। उसके बाद म्युनिसिपल बॉन्ड की स्थापना की गई है, जिसके द्वारा स्वायत्त रूप देने एवं वित्तीय रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करने का इन्हें प्रयास किया गया है। जो वित्त होगा उसमें यह स्वतंत्र रूप से स्थापित होंगे। आइए, अनुच्छेद 41 यह भी एक समाजवादी सिद्धांत की स्थापना कर रहा है, जिसमें यह वर्णित है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। मतलब जीवन की उस स्थिति में जब हम पहुंच जाएंगे जिस समय हम बुढ़ापा की दौर से हैं, या दिव्यांग जनों के लिए या वृद्ध अवस्था में पेंशन जैसी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए राज्य ऐसी स्थिति में इस तरह की योजनाएं चलाएगा कि व्यक्ति को काम का अधिकार मिल सके, शिक्षा प्राप्त हो सके तथा लोक सहायता प्राप्त हो सके। राज्य, इसमें वर्णित किया गया है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य एवं उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत कल्याणकारी कार्यक्रमों को आरंभ करेगा। मतलब कि जो भी स्कीम होंगे वो राज्य के कल्याणकारी उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए ही होंगे। काम करने के अधिकार को मनरेगा के तहत एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है। मनरेगा ध्यान में रखेंगे, मनरेगा के तहत एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित कर दिया गया है। इन अनुच्छेदों में निर्देशित लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए सरकार ने अटल पेंशन योजना तथा वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना की शुरुआत की है तथा राष्ट्रीय वयोश्री योजना के माध्यम से वृद्ध व्यक्तियों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराया जा रहा है। निःशक्त एवं दिव्यांग जनों यानी कि जो अपाहिज हैं उनके लिए उनके संबंधों को लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सुगम्य भारत कार्यक्रम योजना की शुरुआत की गई है। यानी कि आर्टिकल 41 में वर्णित अधिकार को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक तो मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत की गई विधिक अधिकार के तहत, उसके बाद अटल पेंशन योजना, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, राष्ट्रीय वयोश्री योजना तथा निःशक्त एवं दिव्यांग जनों जो अपाहिज होते हैं उनके लिए सुगम्य भारत कार्यक्रम योजना की शुरुआत की गई है। आइए आर्टिकल 42 को देखते हैं। ये अनुच्छेद 42 को देखते हैं। अनुच्छेद 42 भी एक समाजवादी सिद्धांत को स्थापित करता है, जिसके तहत राज्य को यह निर्देश दिया गया कि राज्य काम की न्यायसंगत तथा मानवोचित दशाओं का उपबंध करेगा। तो वहीं महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। मतलब कि जो गरीब महिलाएं हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान उनकी जो स्थिति होती है उस स्थिति में उन्हें कुछ सुविधा मुहैया कराएगा, उसके लिए योजनाओं को सुचारू रूप से चालू करेगा। इन अनुच्छेद की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 तथा बाल श्रम अधिनियम 1986 को श्रमिकों के हितों में के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया। आप देखेंगे कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत यह तय कर दी गई कि जो भी श्रमिक होंगे उनको इतनी मजदूरी दी जाएगी। तो वहीं बाल श्रम जो किया जाता है, जो बच्चे होते हैं जैसे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे होते हैं जिनको कारखानाओं में काम करने पर लगाया जाता है, तो उन सभीयों को रोकने के लिए बाल श्रम अधिनियम 1986 पारित किया गया। सरकार द्वारा प्रसूति सहायता के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 पारित किए गए। इसके अंतर्गत महिलाओं को सवेतन अवकाश मतलब क्या कि अगर वो छुट्टी पर भी हैं प्रेगनेंसी के दौरान तो उन्हें वेतन मिलता रहेगा और क्रेच सुविधा का लाभ उन्हें मिलता रहेगा। यानी कि मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 लागू किया गया। आगे चल करके प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना, इसको भी नोट कर लेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षित मतलब कि जो भी मातृत्व हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना न हो उनके साथ, उसके लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना शुरू की गई। वहीं जननी सुरक्षा योजना, उनकी सुरक्षा की गारंटी,
और वहीं किलकारी योजना को शुभारंभ किया गया। प्रसव एवं चिकित्सा सुविधा को सार्वभौमिक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन योजनाओं के तहत श्रमिकों की स्थिति में सुधार हेतु दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना की शुरुआत की गई। मतलब कि अनुच्छेद 42 को स्थापित करने के लिए राज्य द्वारा, सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बाल श्रम अधिनियम 1986, तो वहीं प्रसूति सहायता के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 को लागू किया गया। आगे चल करके प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, जननी सुरक्षा योजना, किलकारी योजना को भी लागू किया गया। और उसके बाद श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना शुरू की गई। चलिए अब अनुच्छेद 43 43A और 43B की चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 43 कहता है कि यह एक समाजवादी और गांधीवादी सिद्धांत को स्थापित कर रहा है। कहने का अर्थ यह है कि समाज में कर्मकारों के लिए या लघु कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए जो गांधी जी का सपना था, उसको स्थापना करने के लिए यह आर्टिकल प्रबंध करता है। कहने का अर्थ है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि का प्रबंध। यह अनुच्छेद गांधी जी के ग्रामोदय के सिद्धांत को स्थापित करता है। देखिए, कुटीर एवं लघु उद्योग की स्थापना करना राज्य सूची का विषय है। संविधान के 7वीं अनुसूची में विषयों को बांटा गया है, राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची में। तो उसी तरह लघु कुटीर उद्योगों की स्थापना करना राज्य सूची का विषय है। ये नोट कर लेंगे, ये राज्य सूची का विषय है। इस चीज़ को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने और राज्य के सरकारों ने हैंडलूम बोर्ड, हस्तलिखित बोर्ड, जूट बोर्ड, सिल्क बोर्ड आदि की स्थापना की गई है। इन अनुच्छेद के निहित उद्देश्यों की प्राप्ति और वित्त तकनीक संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु मुद्रा योजना, जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट योजना प्रारंभ की गई है। मतलब कि किसी भी व्यक्ति को वित्त से संबंधित कोई भी समस्या न हो, उसके लिए इन योजनाओं को चालू किया गया है। मुद्रा योजना, जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट योजना। आइए 43A को देखते हैं। यह एक समाजवादी सिद्धांत को स्थापित करता है, जिसके तहत अनुच्छेद 43A में यह उपबंध किया गया है कि उद्योगों के प्रबंध में कामगारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपबंध किया गया है कि जो भी उद्योग होंगे, स्थापित किए जाएंगे, उसमें कामगारों का भाग लेना सुनिश्चित किया गया है। इस अनुच्छेद को 43A अनुच्छेद को 42वां संविधान संशोधन, आप याद रखेंगे इस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं। काफ़ी व्यापक तौर पर यह संवैधानिक संशोधन हुए थे, 42वां संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जोड़ा, इस आर्टिकल को जोड़ा गया, किसको? 43A को। श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार, उनकी गरिमामय एवं प्रतिष्ठा की सुरक्षा और औद्योगिक इकाई के प्रशासन में उनकी पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए यह प्रावधान उपबंधित किया जाता है। मतलब ये जो अनुच्छेद है, यह श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार एवं उनकी गरिमा एवं प्रतिष्ठा की सुरक्षा और औद्योगिक इकाई के प्रशासन में उनकी पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए यह प्रावधान किया जाता है। आर्टिकल 43A। आगे चलते हैं हम लोग 43B के तरफ। यह एक समाजवादी एवं गांधीवादी सिद्धांत को स्थापित करता है, जिसमें यह उपबंध किए गए हैं कि सहकारी समितियों के उन्नयन का प्रावधान किया गया है। सहकारी समिति मतलब कि संघ जो बनते थे, उसकी जगह पर सहकारी समितियों के उन्नयन का, गठन का प्रावधान किया गया। इसे आप याद रखेंगे कि इसे 97वें संविधानिक संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा भाग 4 में इसे जोड़ा गया। यानी कि अनुच्छेद 43A को 42वां संविधान संशोधन द्वारा और 43B को 97वें संविधान संशोधन द्वारा
भाग 4 में जोड़ा गया है। इसमें राज्य सहकारी समितियां के स्वैच्छिक निर्माण, स्वायत्त कार्यकरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा पेशेवर प्रबंधन को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। इस अनुच्छेद में 43B अनुच्छेद में राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक निर्माण, मतलब वह अपनी समितियों के स्वैच्छिक मतलब अपने इच्छा से निर्माण कर सकते हैं, तथा स्वायत्त कार्यकरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा पेशेवर प्रबंधन को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। आइए आर्टिकल 44 देखते हैं। अनुच्छेद 44 जो कि एक उदार बौद्धिक सिद्धांत को स्थापित करता है और इस अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता का वर्णन किया गया है, मतलब सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की व्यवस्था करने का उपबंध किया गया है। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास किया गया है। जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे समुदायों का अपना एक कानून होता है, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदुओं का अपना लॉ, उसके बाद धार्मिक लॉ भी होते हैं। जैसे सबरीमाला मंदिर का अभी आप देखेंगे उसका अपना एक कानून था जिसे उच्चतम न्यायालय ने ख़त्म कर दिया। तो इसी तरह के निजी कानून विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकारी एवं गोद लेने से संबंधित होते हैं। तो इन सभी कानूनों को ख़त्म करते हुए भारत में एक समान सिविल संहिता के तहत एक ही कानून होगा जिसका देश के सभी नागरिकों द्वारा अनुसरण किया जाएगा। मतलब कि कानून जो भी होंगे सभी लोगों के लिए एक कानून होगा, अलग अलग कानून नहीं होगा। आगे चलते हैं अनुच्छेद 45 में, जो कि उदार बौद्धिक सिद्धांत को स्थापित करता है, जिसमें यह वर्णन किया गया है अनुच्छेद 45 में कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा की सुविधा प्राप्त कराने के लिए राज्य प्रयास करेगा। मतलब राज्य इस तरह की नीति बनाएगा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का प्रोत्साहित मिल सके, क्योंकि उनकी बाल अवस्था का विकास हो सके, वो पढ़ लिख सके। यह 86वां संविधान संशोधन द्वारा इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी में डाला गया, आर्टिकल 21A में रखा गया। और इसमें भी प्रबंध किया गया कि राज्य का यह कर्तव्य होगा या राज्य उस तरह की व्यवस्था बनाएगा जिससे जो बाल्य अवस्था है, शल्य अवस्था है, उस स्थिति के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध किया जाए। इसी के 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत ही आप देखेंगे मौलिक कर्तव्य के 11वां कर्तव्य के रूप में इसको भी शामिल किया गया था। इसी अधिकार को प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के दायित्व के निर्वहन हेतु सरकार सर्व शिक्षा अभियान चला रहा है। मतलब कि जो बच्चे होंगे 6 से 14 वर्ष की आयु के, उनके लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत उनको शिक्षित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अनुच्छेद 46 यह एक समाजवादी और उदार बौद्धिक सिद्धांत को स्थापित कर रहा है, जिसके तहत यह उपबंध किया गया है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए राज्य प्रयास करेगा। अर्थ मतलब क्या? उनकी इनकम के लिए। और इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए आप देखेंगे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक विकास के लिए छात्रवृत्ति, निःशुल्क पुस्तकें, छात्रावास वो भी निःशुल्क आदि की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आर्थिक हितों के संवर्धन एवं विकास के लिए स्टैंड अप इंडिया, भारत सरकार द्वारा स्टैंड अप इंडिया का शुरुआत किया गया है। तो वहीं SC/ST हब का प्रारंभ किया गया है। ये 2 योजनाएं हैं जिन योजनाओं के तहत इनके विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि इनकी अभिवृद्धि, हितों की, अर्थ हितों की अभिवृद्धि हो तथा शैक्षणिक अवस्था में इनकी वृद्धि हो। चलिए अब आर्टिकल्स आगे का 46 देख लिए हैं, 47 देखते हैं। छेद 47 जो कि गांधीवादी एवं उदार बौद्धिक सिद्धांत को स्थापित करता है। इस अनुच्छेद में यह उपबंध किया गया है कि राज्य अपने लोगों के लिए
पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्य के रूप में स्थापित करेगा। मतलब कि पहला राज्य सरकार का पहला कर्तव्य यह होगा कि वह पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयास करे तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार करने की जिम्मेवारी भी राज्य सरकार के ऊपर है। यह एक गांधीवादी सिद्धांत को स्थापित करता है, क्योंकि पोषाहार स्तर को ऊंचा करने के लिए सरकार ने मिड डे मील योजना की शुरुआत की है, जिससे पोषाहार स्तर ऊंचा हो रहा है। तो वहीं एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1978, जवाहर रोजगार योजना 1989, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना 1999, संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना 2001, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2006 के तहत लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने का तथा उनके पोषाहार स्तर को ऊंचा करने का प्रयास किया जा रहा है। 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस अनुच्छेद के तहत इसमें मादक पेय पदार्थ जो कि लोक स्वास्थ्य के लिए अहितकारी होते हैं, तो उस पर भी निषेध लगाने का प्रयास किया गया है, जिसमें बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पूरे राज्य में पूर्ण शराबबंदी को लागू किया है। आइए आर्टिकल्स 48 को देखते हैं। यह आर्टिकल्स भी गांधीवादी एवं उदारवादी सिद्धांत को स्थापित कर रहा है। इस अनुच्छेद के तहत राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा। गायों एवं बछड़ों और अन्य दुधारुओं एवं वाहक पशुओं मतलब क्या, जो माल ढोते हैं वो पशुओं के वध का प्रतिषेध करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। मतलब उससे जानवरों का वध पर रोक है, जो दुधारू पशु हैं, गाय हैं या जो वाहक पशु हैं उस पर। कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की शुरुआत की है। आप एकदम इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मतलब फसल का ही इंश्योरेंस हो जाएगा, तो वहीं प्रधानमंत्री सिंचाई योजना को प्रारंभ किया है। कृषि के में वैज्ञानिकों तकनीक को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का मतलब है कि आप अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा सकते हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की है, जिससे कृषि को प्रोत्साहित किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। आइए 48A देखते हैं। अनुच्छेद 48A, इस अनुच्छेद के तहत राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। मतलब पर्यावरण रहेगा तभी ना हम संतुलित वातावरण में सांस ले सकते हैं, अपने जीवन स्तर को ऊंचा कर सकते हैं। तो इसका प्रयास करने का कर्तव्य राज्य के पास है। इस अनुच्छेद को 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया। इस चीज़ को याद रखेंगे। 48A अनुच्छेद जो है वह 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। इस अनुच्छेद की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत वनों के विकास, संरक्षण और सुरक्षा किया जा रहा है। तो वहीं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा इस चीज़ को स्थापित किया गया है और वन्य की रक्षा की जा रही है। चलिए आगे का अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 49 जो कि एक उदार बौद्धिक सिद्धांत को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। इस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण का राज्य की बाध्यता होगी। मतलब कि राज्य के अंदर में अगर किसी भी प्रकार का राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं या वह स्थान है या वस्तु है, तो उसका संरक्षण करना राज्य का प्रथम कर्तव्य होगा।
यह राज्य के राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण की अपेक्षा रखने वाला उदार बौद्धिक सिद्धांत है। इसके क्रियान्वयन का प्रभार भारतीय पुरातत्व विभाग या सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को दिया गया है। मतलब इस तरह के जो कार्य को स्थापित करने का प्रयास जो है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को सौंपा गया है। विश्व धरोहर स्थलों, प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण राष्ट्रीय महत्व है। तो वहीं अनुच्छेद 50 यह भी एक उदार बौद्धिक सिद्धांत को स्थापित करता है और इस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किए गए हैं कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रयास करने में कदम उठाएगा। मतलब शक्ति का ज़्यादा केंद्रीकृत न हो, उसके लिए न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान किया गया है। नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था के लिए शक्तियों का पृथक्करण आवश्यक है। आइए, अनुच्छेद 51 यह एक उदार बौद्धिक सिद्धांत को स्थापित करता है और इस अनुच्छेद के तहत राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। मतलब कहने का अर्थ ये है कि राज्य इस तरह की कोई भी कदम न उठाएंगे जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति हनन हो। राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा। जो हमारा संबंध है वो सम्मानपूर्वक बना रहे, इसके क्षेत्र में कदम उठाने का प्रयास राज्य करेगा। अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास राज्य करेगा। जो भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं उसकी निपटारा मध्यस्थता द्वारा करने का बात कही गई है। भारत सरकार द्वारा इस अनुच्छेद, मतलब किस अनुच्छेद, अनुच्छेद 51, भारत सरकार द्वारा इस अनुच्छेद के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने विदेश नीति में गुट निरपेक्षता, पंचशील सिद्धांत, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रति निष्ठा एवं शांति मिशनों में भागीदारी को शामिल किया गया है। तो ये हमारे आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो मुख्य प्रावधान किए गए थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत, और उसको लागू करने के लिए भारत सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं की एक विस्तृत चर्चा थी। इसके बाद भी भारत के संविधान के कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिससे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्राप्ति होती है, जैसे कि आर्टिकल 335 जो राज्य के क्रियाकलाप से संबंधित पदों में SC ST के सदस्यों के दावों के साथ साथ प्रशासन की दक्षता रखने का प्रयास करेगा। और आर्टिकल 350A राज्य का कर्तव्य होगा कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर तक मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने का व्यवस्था करेगा। जो शिक्षा प्रदान किया जाएगा प्राथमिक स्तर पर, मतलब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, तो वो भारत की मातृभाषा में प्रदान किया जाएगा, यानी कि मातृभाषा को प्रमोट किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जाएगा। तो वहीं आर्टिकल 351 में संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करेगा। मतलब जो हिंदी भाषा के प्रयोग है उसको प्रोत्साहित करेंगे। लेकिन तब पर भी आप देखेंगे कि हमारे देश की भाषा हिंदी है, मातृभाषा, लेकिन बहुत सारे लोग या फिर बहुत सारे विभाग का जो काम है अंग्रेजी में चलता है, न्यायालय भी अंग्रेजी में चलते हैं। लेकिन धीरे धीरे देखिए, तो आज हमने DPSP देखा, फिर नए एपिसोड में कुछ नए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।